नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंकते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिलावल भुट्टो की अभद्र टिप्पणी पर कहा कि बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो ये तमाम लोग वंशवादी सोच के पोषक रहे हैं और पीएम मोदी इन तमाम चीजों के खिलाफ रहे हैं। सीएम धामी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि पीएम मोदी की तरह पाकिस्तान से भी वंशवाद के खात्मे पर ध्यान दिया जाता तो पाकिस्तान इस तरह से खोखला और बर्बाद नहीं होता। कि बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। तो पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर बीजेपी ने डोईवाला नगर चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पाक का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी जिला महामंत्री राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वह पूरी तरीके से बौखला गया है और इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जिस प्रकार की हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज ऋषिकेश जिले की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे पुतला दहन का किया है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी ने जो प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभद्र टिप्पणी की है यूएनओ में, उसके निमित्त आज पाकिस्तान का पुतला दहन और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी का पुतला दहन का कार्यक्रम ऋषिकेश जिले द्वारा यहाँ पर डोईवाला चौक पर किया जा रहा है। और हम इस जो टिप्पणी बिलावल भुट्टो जी द्वारा की गई, हम उसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं कि ऐसे लोग विश्व में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। और उधर नई टिहरी पहुंचे लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले मंत्री ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की एकजुटता के लिए कार्य करने के लिए कहा। वहीं मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी बांध प्रभावित नंदगांव, गडोली, खान गांव के ग्रामीणों को करीब 29 करोड़ 32 लाख रुपए के चेक वितरित किए। इसके साथ ही मंत्री ने बांध प्रभावित रोला कोट गांव के ग्रामीणों को आवंटन पत्र भी दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई और पर्यटन विभाग की करीब 12 करोड़ 89 लाख की धनराशि के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आया हूँ यहाँ पर काफ़ी विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। 12 करोड़ 89 लाख 82 हज़ार के शिलान्यास और लोकार्पण का हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसके बाद जो है चेक वितरण करेंगे, जिसकी कुल राशि 29 करोड़ 32 लाख 40 हज़ार 458। तो ये हमारे विस्थापकों को जो पैसा मिलेगा और निश्चित रूप में वो अपने आगे बढ़ पाएंगे, उसे को स्थापित कर पाएंगे। उसके लिए हमारे प्रयास जारी है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमने 25 जुलाई 2019 के पूर्व जिन व्यक्तियों को 2 या इससे अधिक संतानें हैं, वे सभी पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य हमने घोषित कर दिया है।
उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में एसआईटी ने मामले की चार्जशीट को पीओ ऑफिस भेजा है, जिस पर उम्मीद है कि सोमवार को चार्जशीट दाखिल की जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाहों के बयानों को दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पूरे मामले में एसआईटी को 3 मोबाइल मिले थे। ये मोबाइल आरोपी अंकित और सौरभ के थे। वहीं एक अंकित का मोबाइल भी परीक्षण के लिए चंडीगढ़ एफएसएल भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल है। लेकिन आज तक एसआईटी को अंकिता और पुलकित का दूसरा मोबाइल नहीं मिल पाया। अंकिता भंडारी मर्डर केस है, उस पे एसआईटी ने पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन, एक केप का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो चार्जशीट है वो तैयार कर लिया, कंप्लीट कर दिया है। अब चार्जशीट हम न्यायालय को प्रसिद्ध किया जा रहा है और बाकी पूरा आपके प्रेस नोट भी हमने बना दिए हैं, तो आगे आप जो सवाल करना तो कर लीजिए। चार्जशीट है हमारा 120B IPC रेड विद 302 IPC with 354A IPC and 51B 5 सब क्लास 1B ITPA एक्ट के तहत हमें चार्जशीट प्रसिद्ध की जा रही है। 3 एक्यूज्ड से, और हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी रहेगा, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के और कुछ और उधर अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के बाद यह पहला छात्र संघ चुनाव होगा। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते 3 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित हैं। खासतौर पर फ्रेशर छात्र छात्राएं अपने नेता को चुनने को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं इस के चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कॉलेज से संबंधित कई वादे को लेकर प्रतिनिधि छात्र छात्राओं के बीच जाकर उनसे समर्थन मांग रहे हैं। साल बाद छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। छात्र समुदाय में बहुत जबरदस्त जोश है और पूरा छात्र समुदाय एक बहुत अच्छे तरीके से छात्र संघ चुनाव को निपटाने की तैयारी कर रहा है। और हमें भी, मैं खुद इस बार अध्यक्ष का प्रत्याशी हूं और मैं पूरे अपने साथियों के साथ कह सकता हूं कि हम एक जबरदस्त जीत दर्ज करेंगे और छात्र राजनीति के इतिहास में एक नया इतिहास बनाएंगे। शासन की चुनाव की तैयारी पूरी है और 24 तारीख को शासन का चुनाव होना है और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 40 जो महाविद्यालय हैं और 3 हमारे परिसर हैं और छात्र संख्या 40,000 के आसपास है। 24 तारीख को 24 दिसंबर को चुनाव संपन्न होना है। उत्साह तो बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग वेट कर रहे हैं, लगभग 2 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कॉलेज में इलेक्शन होंगे और फाइनली वो दिन आ गया कि कुछ दिनों बाद अब इलेक्शन होने वाले हैं। कॉलेज में आपको बच्चे जोश से भरे देखने को मिलेंगे, तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब हम वोट देंगे। किस तरीके के प्रत्याशी को चुनना पसंद? देखिए, एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, तो आई थिंक जो सबसे पहले मैं किसी प्रत्याशी में देखूंगा, आई वुड लुक फॉर द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सबसे पहले उसमें एथिक्स होना चाहिए कि वो किस तरह चीज़ों के साथ डील करता है, उसकी मॉरलिटी किस हद तक है। दूसरा, मैं उसकी इंटीग्रिटी देखना चाहूँगा कि जैसा वो बोलता है क्या वो वैसा कर पाता है, अभी तक उसने क्या किया है। और फाइनली मैं देखूंगा एप्टीट्यूड कि जब उसको वो जगह मिल जाएगी तो वहाँ पर वो पहुँचकर कितना अच्छा काम कर पाएगा। समस्त छात्र समुदाय ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद में अभी ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। सब लोग बहुत खुश है कि चुनाव हो रहे हैं। हम लोग भी चाहते थे कि बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई उनका लीडर होना चाहिए जो उनके हकों के लिए लड़े। तो अभी बहुत अच्छा फैसला लिया है चुनाव कराने का, तो सभी लोग खुश हैं। हाँ जी सर। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? सर, मेरा ये है कि अभी जो हमारे कैंपस में है, जो 2015 में मैं इस कैंपस में आई थी, तो तब से वही मुद्दे चल रहे हैं, टॉयलेट्स के, रोड्स के, तो यही सब कुछ है। अगली खबर भी अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे के वलमरा सियालदे केदार में कुमाऊं का सबसे बड़ा मोटर पुल का उद्घाटन सल्ट विधायक महेश जीना ने किया। इस दौरान सल्ट विधायक महेश का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि मोटर पुल की 105 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई और 4,412 भार की क्षमता है। यह मोटर पुल करीब 1378.11 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान सल्ट विधायक महेश जीना ने बताया कि वलमरा सियालदे केदार में पुल बनने से
14 गांवों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अन्य 4 बड़े मोटर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। विधानसभा में कुमाऊं का सबसे बड़ा पुल जिसका शुभारंभ हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जो पूर्व विधायक थे उनके द्वारा इसका शुरुआत हुई थी और आज वो पूरा हो गया। उसका आज हमने जो है शिलान्यास किया है। उसकी लागत 13.5 करोड़ रुपए उसका उद्घाटन आज हुआ और 13.5 करोड़ रुपए की लागत से वो बना है। और आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के एक गणमान्य व्यक्ति हमारे रामजी भाई साहब हैं, इन्होंने हमारे क्षेत्र में 3500 किलोवाट का सोलर प्लांट की स्थापना की है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है और उसका उद्घाटन का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। अब बात चमोली की करेंगे। चमोली में निजमुला ईरानी पाना मार्ग पर पुल और अधूरी सड़क का निर्माण पूरा करने की मांग को लेकर आंदोलित ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुल और सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता वह आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि निजमुला घाटी के ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हमें अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। वो कह रहे कि हम लिख के देंगे और काम करेंगे, लेकिन काम जब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ, दोनों साइड से काम नहीं हुआ, पुल का काम भी जारी नहीं हुआ, रोड का काम जो इस साइड झिंझीपुर से पाना तक का जो रोड है उस पर काम पूरा नहीं हुआ, ठेकेदार पूरे लेबर नहीं आए, तब तक हमें कर्मी अनशन जारी रखेंगे। और जो बाईपास का हुआ है, बाईपास अभी लेबर नहीं हुआ, जब तक बाईपास वाला पुल पे पूरा नहीं बना तब तक हम कर्मी अनशन जारी रखेंगे। तो उनके पूरे लेबर आए तभी हम कर्मी अनशन, नहीं तो कल हम यहाँ अमर अनशन पे बैठेंगे। आज हमारा इस आंदोलन का 19वां दिन और अमरन अनशन का ये दूसरा दिन जारी है। और हमारे समर्थन में ग्राम पंचायत पाना से हमारे महिला मंगल दल टीम आई हुई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार और प्रशासन के द्वारा अभी तक हमारे लिए जो हम जो मांगे डिमांड की थी उस पर भी किसी भी चीज़ पर अमल नहीं किया गया है। और हमारी मांगे यही है, पुल और सड़क जो 1.5 वर्षों से काम बंद पड़ा हुआ है उस पर तेजी गति से कार्य प्रारंभ किया जाए, मशीनें चालू हो, लेबर चालू किया जाए, तभी जाके हमारे इस भूख हड़ताल का खत्म किया जाएगा। और उधर मसूरी में लगातार हो रहे अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर मसूरी माल रोड चाचा रेस्टोरेंट के पास हो रहे अवैध निर्माण की स्थानीय लोगों की शिकायत पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता और सहायक अभियंता सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में अवैध निर्माण को रुकवाया गया। साथ ही ठेकेदार को बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण न किए जाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता ने बताया कि मसूरी में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस लाइन पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्र अधिकारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। एसएसपी ने समीक्षा बैठक के दौरान जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस संबंधित कार्यों की मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली। एसएसपी ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ और उन पर कार्रवाई करने के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। वहीं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नाबालिगों को वाहन चलाते पाए जाने पर चालान करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी ने रात्रि पेट्रोलिंग को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों के साथ आज बैठक की गई और बेसिकली जो हमारा पुलिस रिलेटेड वर्क है उसकी समीक्षा की गई। जो हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमें हमारे वांछित अभियुक्त जो हैं वो और इनामी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है और कार्रवाई भी अच्छी हुई है। अभी पिछले 3 दिनों में जो है हमारे 3 इनामी अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है और आगे भी अभी ये अभियान चलेगा। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक में अगर देखा जाए तो नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ भी हमारा अभियान चल रहा है, उसकी भी समीक्षा की गई।
और उधर पिथौरागढ़ जिले के पदमपुर कॉलोनी में सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की ओर से नेक पहल की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने क्रियाक्रम स्थल पर गीता के श्लोकों का अवलोकन कराया है। किशोर पांडे ये कार्य 10 सालों से करते आ रहे हैं। जुगल किशोर पांडे का कहना है कि वह अपने पिता स्वर्गीय H.B. पांडे की स्मृति में इन श्लोकों का अंकन करवाते हैं और इस पवित्र स्थल पर आकर गीता के श्लोकों और अन्य श्लोकों का भावपूर्ण स्मरण करते हैं। हमारा जो है पवित्र स्थल, यहाँ पर हम 12 दिन तक अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस स्थल पर प्रार्थना करते हैं और पितरों की प्रसन्नता की कामना भी करते हैं। मेरे मन में आया जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी तो मैंने उसके बाद सोचा कि क्यों न इस परिसर में कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, और मैंने तब गीता के श्लोकों के अलावा अन्य श्लोकों को यहाँ पर प्रतिवर्ष पिछले 10 वर्षों से अंकित करवाया है और लगातार लोग इस चीज़ को यहाँ पर आकर पढ़ते हैं और इस चीज़ का मनन भी करते हैं और अपने जीवन में उस बात को उतारने का प्रयास करते हैं। खबर नैनबाग से है, जहां पारंपरिक जैविक खेती और पर्यावरण को बढ़ावा देने को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग में आयोजित 2 दिवसीय गोष्ठी का आज समापन हुआ, जिसमें जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण विषय पर जानकारी दी गई। 2 दिवसीय गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पवार और विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा ने शिरकत की। गोष्ठी में किसानों और छात्र छात्राओं ने इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जो पर्वतीय हमारा क्षेत्र है, पुराने समय से ही अगर हम उद्यान और सब्जी वाला क्षेत्र छोड़ दें तो जितना भी हमारा पारंपरिक फसलों वाला क्षेत्र है वो पारंपरिक रूप से जैविक ही है। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर हमारे पहाड़ी उत्पाद जाते हैं, वहाँ पर भी जो लोग खाने वाले हैं वो कभी इसको नहीं कहते कि हमें जैविक या वो सिर्फ इसको पहाड़ी उत्पाद के नाम से जानते हैं कि पहाड़ से आया है तो कम से कम रसायन और अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, और वो पहचान शुरू से ही बनी हुई है। आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक जैविक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मतलब एक ऑर्गेनिक के रूप में पहचान दिलाने के लिए जैविक कृषि का कार्यक्रम प्रदेश में संचालित है। प्रदेश में 2,15,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो जैविक कृषि के अंतर्गत पंजीकृत है। हमारा जो ये क्षेत्र है स्वतः जो है जैविक खेती, पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पशुपालन और तमाम तरह की जो खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो स्वतः हो रही है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए महाविद्यालय नैनबाग की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, निश्चित तौर पे ये हमारे क्षेत्र के जो हमारे काश्तकार हैं, किसान हैं, उनको इससे तमाम लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो जैविक खेती से संबंधित विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर जानकारियाँ दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये इस क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक जो ये कार्यक्रम है ये लाभदायक है। और उधर उत्तराखंड के दूरस्थ गांव में आज भी लोग अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई शादी ब्याह की रीति रिवाजों और परंपराओं को निभा रहे हैं। जनपद चमोली के सीमांत ब्लॉक देवाल के पूर्णा गांव में कांति देवी और जयबीर राम बधाणी के बेटे कृष्णा के विवाह के मौके पर तिमला के पत्तों से पत्तल और पूड़े बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तिमला के पत्तों से इन पत्तलों को शुभ माना जाता है। इन्हीं पत्तलों पर पूड़ी, पकौड़ी, अरसा, हरी सब्जी और दही की ठेकी को शादी पर दुल्हन के यहाँ देना शगुन माना जाता है। यह परंपरा गांव में आज भी निभाई जाती है। वहीं गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस परंपरा को विलुप्त होने से बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनोखी परंपराएं देखने को मिलते हैं। जहां आज शहरीकरण के कारण लोग अपने शहरों में शादी विवाह कर रहे हैं, वहीं गांव में जो है कि अपने पूर्वजों की परंपराओं को लोग बरकरार बनाए हुए हैं। हमारे गांव में देखा होगा कि जो तिमला होता है उस तिमला के पत्ते बना करके
पत्तल बनाते हैं और एक पोड़ा बनाते हैं। इसके पीछे का मंतव्य यह है कि जब मेहमान आया करते थे, उस समय गरीब लोग थे, थालियां नहीं हुआ करते थे, तो इस पत्तलों को बनाकर बारातियों को खाना खिलाते थे और जो पोड़ा बनाते हैं उसमें पानी को पीने के लिए प्रयोग किया करते थे। तो वो परंपराएं आज भी विद्यमान है। इसको बनाने के पीछे का हमारे गाँव के लोगों का यह मानना है कि जब ये पत्तल बनाए जाते हैं तो निश्चित तरीके से वह कार्य शुभ हो। और उधर रामनगर के तराई पश्चिमी के ग्राम छोई में तस्कर हाथी का आतंक बना हुआ है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण दिन के उजाले में भी पहरा देने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों को बताने के बाद भी उनकी समस्या पर गौर नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़कों पर घूमता हाथी वाहनों के पीछे दौड़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के पास भी लगातार आ रहा है, से दहशत का माहौल बना हुआ है। ये छोई क्षेत्र जो है हमारे पुराने टाइम से हाथी के मूवमेंट का कॉरिडोर रहा है और उन्हीं रास्तों से हाथी गुजरते हैं। तो इस पूरे मामले पे हमारी नजर बनी हुई है और लगातार हमारी टीम छोटे छोटे ग्रुप में इसकी पेट्रोलिंग कर रही है और हाथी की लोकेशन को लगातार देखा जा रहा है। और जहां भी ऐसी सिचुएशन मैंने कॉन्टेक्ट की आती है तो लोगों को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में हाथी का मूवमेंट होने वाला है, तो आपसे आप थोड़ा बचने की कोशिश करें और लगातार उस पर हमारी पेट्रोलिंग जारी है। किसानों की फसल जो आप नुकसान की कह रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार के नियमावली के अनुसार जो प्रावधान बने हुए हैं उनको उसका मुआवजा दिया जाता है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।